तो जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए बहुत से मॉडल्स आए थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को क्लासिकल फिजिक्स में एक्सप्लेन किया। तो जो पहला मॉडल था दैट वाज थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन भाई साहब ने कहा कि जैसे वाटरमेलन होता है तो जो उसमें रेड पार्ट होता है, ऐसे आपके एटम में पॉजिटिव चार्ज जगह जगह फैला होता है। और जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स, जैसे उसमें सीड्स होते हैं, वैसे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें बीच बीच में होंगे, एम्बेड होंगे। तो इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन एमिशन को तो एक्सप्लेन किया, बट जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आ गया था, रदरफोर्ड ने अपनी स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल करी थी, ये मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था क्लासिकल फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं दैट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने थिन शीट ऑफ गोल्ड ली और थिन शीट ऑफ गोल्ड में रेडियो एक्टिव मटेरियल सामने रखा कैविटी में, जिसमें श्योर था कि अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। और उसने स्टडी किया। तो जब उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो शीट में से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो यहां से उन्होंने क्या पॉइंट रखा, क्या उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ करी दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब जो स्पेस है भाई साहब आपके अल्फा पार्टिकल में, सारे सारे न्यूक्लियस, सॉरी गोल्ड के न्यूक्लियस में से, गोल्ड के एटम में से, शीट में से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो ऐसे ही पास करी जा रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल ऐसे छोटे से तो है नहीं इलेक्ट्रॉन की तरह, उनका भी साइज ठीक ठाक है। सो इसका मतलब ज्यादातर जो स्पेस है वो एटम में क्या होगी, खाली। यानी एटॉमिक लेवल पे अगर आप किसी भी चीज को देखोगे तो 99% वो चीज खाली है, जो आपको नेकेड आई से पूरी भरी दिख रही है, एटॉमिक लेवल पे वो बहुत खाली है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बाय 180। बहुत कम ऐसे थे जो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं एंड वेरी फ्यू तो 180 से हो गए। इसका मतलब वो जो 180 वाले डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब वो कोलिजन नहीं हुई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जिस स्पीड से आते हैं दैट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, उसका 20% 30% ऐसी स्पीड से आते हैं। तो अगर अल्फा पार्टिकल वापस आया है दैट मीन्स वो सीधा न्यूक्लियस की तरफ हेड कर रहा था, और उसने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन थी उसने उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दी, और जब वो खत्म हो गई फिर वो 180 से ही डिफ्लेक्ट हो गया। और ये जो सबसे करीबी डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जो सारा पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है छोटे से वॉल्यूम में, जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। सो सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। एंड ज्यादातर स्पेस एटम में क्या है, खाली। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन्स हैं, लेट्स से एक न्यूक्लियस है इसमें जेड प्रोटॉन्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैलेंस, इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट इज mv²/r। तो यानी उसमें जो तुम्हारा क्या कहते होते हैं, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये उन्होंने इक्वेशन दी थी जो आपको आगे मिल जाएगी, सेम लिखी हुई है, 1/4πε0। This is charge of nucleus into charge of electron by r². So this is electrostatic force that is balanced by centrifugal force, mv²/r। बोहर ने इसको डायरेक्टली कॉपी कर लिया था मिलेस पॉइंट। और ये ग्राफ आपको याद रखना है कि जो स्कैटरिंग हुई थी जीरो, ये देखो, मतलब जो 0 डिग्री के आसपास अनस्कैटर्ड थे उनका नंबर 10⁻7 था, और वो बढ़ते बढ़ते जब 180 तक गए तो उनका नंबर कितना हो गया, मुश्किल से, मतलब 100 से भी कम चला गया। तो इन दोनों का फर्क देखो कितना था। तो 10⁻7 के ऑर्डर के तो मतलब 10 लाख से करोड़ के बीच के तो
अल्फा पार्टिकल 0 डिग्री के आसपास थे, और फाइनली जो 180 से आए थे मुश्किल से 60-70, सो 100 और 10 के बीच में। तो ये ग्राफ भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसमें 2 पॉइंट्स और अच्छे से याद होने चाहिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये जो अल्फा पार्टिकल दूर था, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी के, जब ये धीरे 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 जाके रुक गया, तो उस डिस्टेंस आर नॉट को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये कैसे निकालना है आपको? आपने काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर कर देना? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सॉरी, Q1 is charge of nucleus, that is ZD, and Q2 is charge of alpha particle, तो 2 ही आएगा अपॉन R नॉट। तो यहाँ से R नॉट निकाल लो, ये लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R नॉट लेफ्ट आ जाएगा, K राइट नीचे आ जाएगा, ये देखो। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसमें आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर करना है। अब न्यूक्लियस की जो सेंट्रल लाइन है, सारे अल्फा पार्टिकल उस सेंट्रल लाइन पे थोड़ी आ रहे हैं, वो जिस जिस जैसे जो उनकी वेलोसिटी आ रही है, जो उसका सेंट्रल लाइन से डिस्टेंस है, उसका नाम रखा गया इम्पैक्ट पैरामीटर। सो इट इज डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं भाई, उसकी वेलोसिटी की कोई तो डायरेक्शन होगी। जो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से उसकी दूरी है, दिस इज सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस, जो उससे दूरी, सपोज ऐसे आया, ये कोई ऐसे आया, ये, इट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद करना है। आपको ये याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने पेपर में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रफ में ड्राइव कर लेना है, 2 की जगह cot θ/2 लिख देना, फॉर्मूला बन जाएगा। डायरेक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था एटम का, जिसमें उन्होंने कहा, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा कि 99% अल्फा पार्टिकल ऐसे ही निकल गए, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। कुछ 180 तक डिफ्लेक्ट हुए और छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, एंड इसका मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह, छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं, एंड देयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर जरूर पढ़ के जाएं, इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। एक तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नो डाउट ये ब्रेक थ्रू था, बोहर ने थोड़ी सी चेंजेस ही करी थी इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट था रदरफोर्ड का। एंड ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और मैक्सवेल ने कहा था कि अगर चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो इलेक्ट्रॉन्स को कोलैप्स कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, बट एटम जो है वो बहुत स्टेबल होता है। एटम ऐसा तो है नहीं कि वो स्टेबल नहीं है। सो ये एटम, ये दो चीजों को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन लिमिटेशंस को किसने ओवरकम किया था? बोहर ने। तो बोहर मॉडल क्या था? जो बोहर भाई साहब, उन्होंने सारा रदरफोर्ड का सेम टू सेम मॉडल उठा लिया, बेसिकली उसकी लिमिटेशंस को दूर किया। तो इन्होंने कहा कि जैसे रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, तो ठीक है, बट इन्होंने कहा वो ऐसे ही रिवॉल्व नहीं करते, दे रिवॉल्व इन अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ, जिसका नाम रखा गया ऑर्बिट्स या शेल्स। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं, बट वो ऐसे ही रैंडमली रिवॉल्व नहीं करते, पर्टिकुलर सर्कुलर डेफिनेट पाथ में ही करते हैं, जिसका नाम रखा गया ऑर्बिट या शेल। एंड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस रैंडम वैल्यूज नहीं ले सकता, कैन हैव ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ रेडियस, एंड इन दीज ऑर्बिट्स, वो स्पेसिफिक वैल्यू में इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट और रेडिएट एनर्जी। तो ये पर्टिकुलर पाथ में ही घूमेगा, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एमिट नहीं करते, जैसे मैक्सवेल भाई साहब ने कहा। क्यों नहीं करते इन्होंने नहीं कहा, बताया। एंड दे आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, नाम रख दिया बस। एंड इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स their angular momentum is conserved, and angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। ये इन्होंने इक्वेशन दे दी, ठीक है। एंड इन्होंने अगला पॉइंट रखा कि एनर्जी लेवल्स को हम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3, जैसे आप हाई में जाते रहोगे, ग्राउंड को 1, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट को 3, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एंड इनका नाम रखा गया क्वांटम नंबर। जो भी एक एनर्जी लेवल का नंबर होगा, दैट इज इट्स क्वांटम नंबर।
और इन्होंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो वो एनर्जी गेन करेगा, एंड जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो इसीलिए इन्होंने हाइड्रोजन को उसने एक्सप्लेन किया। कैसे किया हम आगे बात करेंगे। तो जो इनके 4 पॉइंट्स थे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, रैंडमली नहीं करते, इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ, उनका नाम होता है ऑर्बिट्स या शेल्स, एंड इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स हैं वो स्पेसिफिक होंगे जिसको हम बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स, उनमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई यानी nh अपॉन 2 पाई होता है, और ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें एनर्जी इमिट नहीं होती, और जो एनर्जी की वैल्यूज हैं लेवल की उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर जाएगा वो एनर्जी गेन करेगा, और जब हाई से लो आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। तो इन्होंने इक्वेशंस कौन सी दी प्लीज ध्यान से देखना। पहली तो रदरफोर्ड वाली, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की, उसको कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली इक्वेशन याद रखें, इसमें आर काट दिया तो ये इक्वेशन बन गई। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इन्होंने दी एंगुलर मोमेंटम mvr nh अपॉन 2 पाई होगा, ये एंगुलर मोमेंटम होता है mvr दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब प्लीज याद रखें, जब आप यहां से आर निकाल के यहाँ पे डाल देंगे तो वो आपको लॉन्ग नोट्स में मिल जाएगा, नॉर्मल क्लास नोट्स में, उसमें वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी। और z और n को छोड़ के स्टैंडर्ड वैल्यूज डाल दोगे तो ये वेलोसिटी की वैल्यू है जो याद रखनी। डेरिवेशन आगे कुछ मत करना यार, यहाँ से r निकाल लेना, nh अपॉन 2 पाई mv, और उसको यहाँ पे रख देना तो v निकल के आएगा। स्टैंडर्ड वैल्यूज डालने के बाद v की वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10 के पास 6 z बाय n। व्हाट इज z? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज n? वो ऑर्बिट जिसमें आप वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। और अगर यहां से v निकालते, दैट इज nh अपॉन 2 पाई एम आर, और उसको यहाँ पे डाल देते, सॉल्व करते तो रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन जब उसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज डालोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा 53 पिकोमीटर n स्क्वायर बाय z। बहुत अच्छे से याद रखना, पक्का क्वेश्चन आते हैं इन दोनों के। अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उसके पास दो प्रकार की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। ये कैसे डिराइव करनी है आपने, एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये पीछे से उठा लेनी है, देखो। तो ये एम वी स्क्वायर है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो ये वैल्यू बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में करा हुआ है 1/4πε0 चार्ज ऑफ जेड डी, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आर, ये बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को ऐड कर दें, ये बन जाएगी टोटल एनर्जी। इसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज डालने के बाद जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बना है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड को 1 डाल देंगे तो किसके लिए बन जाएगा, हाइड्रोजन। जेड को 2 डाल देंगे तो हीलियम। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखें, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में सेम है, मतलब अगर ये माइनस है या प्लस है बट मैग्नीट्यूड में सेम है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल बनती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ टोटल इन नेगेटिव, एंड काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल बट मैग्नीट्यूड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन के लिए n इज इक्वल टू 1 की एनर्जी क्या आ जाएगी, यहाँ पे z तो 1 डाल दो, n भी 1 डाल दो, -13.6 आपको याद होनी चाहिए। n इक्वल टू 2 के लिए क्या आ जाएगी, n को 2 डाल दें, -3.4। 3 के लिए क्या आ जाएगी, -1.51, एंड 4 के लिए क्या आ जाएगी, -0.85। आगे याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब अगर फर्स्ट में टोटल एनर्जी -13.6 है तो फर्स्ट में जो काइनेटिक एनर्जी वो +13.6 होगी, उतनी ही होती है। सेकंड में काइनेटिक एनर्जी +3.4 होगी, और फर्स्ट में पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इसका डबल -5.2, यानी इसमें पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, -6.8। ये निकाल लिया नहीं चाहिए। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एनर्जी डिफरेंस, जितना उनकी लेवल्स के एनर्जी के बीच में डिफरेंस है उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। जैसे आप इन दोनों को माइनस करो तो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, 13.6, -13.6 और -3.4 को माइनस कर दो। वैसे तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहिए, E2 - E1, नहीं तो आप आराम से माइनस इग्नोर करके मैग्नीट्यूड माइनस कर लिया करो। तो डेल्टा ई कितना आएगा, 10.2।
यानी अगर आपने उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो वो 1 से 2 चला जाएगा। अब जब वो 1 से 2 जाएगा तो इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब 1 से 2 गिरेगा तो एनर्जी डिफरेंस इतने के बराबर फोटोन रिलीज करेगा। तो फिर आपको फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा ई होता है एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या निकल जाएगा, एच सी विच इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय डेल्टा ई विच इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो भी आपकी वैल्यू आएगी उतनी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे दी और वो 3 तक चला गया, तो जब खूब सारे इलेक्ट्रॉन 3 पे पहुंच गए तो कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे नीचे गिरेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बारी बारी नीचे गिरेंगे। तो आपको 3 टाइप की वेवलेंथ है, तो वो निकालनी कैसे है, कुछ नहीं करना, जैसे ये वाली निकालनी है तो इन दोनों को माइनस कर लो और यहाँ फॉर्मूले में रख दो 1242 अपॉन एनर्जी, आपको नैनोमीटर में मिल जाएगी। अब क्योंकि एनर्जी की जो वैल्यूज हैं ऑर्बिट्स की वो फिक्स्ड है, तो उनके एनर्जी डिफरेंस भी क्या होंगे, फिक्स्ड। तो जो वेवलेंथ एमिट करेंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या करेंगे, फिक्स्ड। यानी जब भी आप हाइड्रोजन को गर्म करेंगे तो आपको फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ मिलेंगी, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये चीज को बोहर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। और उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर इलेक्ट्रॉन कभी सीधा 1 पे गिर रहा है तो उस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज, जो कि यूवी रीजन में फॉल करती है। अगर इलेक्ट्रॉन सीधा 2 पे गिरता है तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज, जो कि विजिबल रीजन में फॉल करती है। जो पहली लाइन होती है उसका नाम एच अल्फा होता है, यानी जो 4 से 2 गिरेगी उसका एच बीटा, जो 5 से 2 गिरेगी उसका एच गामा। ये वेवलेंथ तो आप निकाल ही सकते हैं, इन दोनों की एनर्जी को माइनस कर लो, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा निकाल लो, एंड व्हाट इज एच सी, 1242। ठीक है, जो सीधा 3 पे गिरेगी दैट इज पाश्चन, फिर फंड, देन ब्रेक्ट। 4 वाली जब 4 पे गिरती हैं ब्रेक्ट, फंड, और 5 पे गिरती हैं ब्रेक्ट। ये तीनों होती हैं आईआर। एंड अगर इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो 4 तक चला गया, सपोज खूब सारे इलेक्ट्रॉन 4 पे चले गए, तो वो जब जमीन पे आएंगे, ठीक है, तो एक सीधा आएंगे, कुछ ऐसे ब्रेक कर करके आएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे टूट टूट के आएंगे। तो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स मिलेंगी। वो जो वेवलेंथ्स मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, n इंटू एन माइनस वन बाय टू। वट इज n, जिस लेवल पे वो गया है उसका ओरिजिनल से डिफरेंस। जैसे यहां पे देखें, 4 इंटू, हाँ, जैसे इसको आप माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2। ठीक है, जिस ऑर्बिट पे गया है उसी का नंबर डालना है डिफरेंस में। जैसे n इक्वल टू 4, हम तो वैसे सीधे गिनते रहते हैं ना, सो n इक्वल टू 4 से जब वो आएगा तो यहाँ पे 4 डाल दें, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 बाय 2 6। यानी 4 से जब वो ग्राउंड स्टेट पे गिरेंगे तो आपको 6 तरह की एनर्जी की वेवलेंथ मिलेंगी। देखो ये मिलेंगी, 4 तो ये होगी, ये 5वीं हो गई, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ छठी, 6 हो जाए। जब वो 3 से गिरेंगे, एन को 3 डाल दें, 3 ही मिलेंगे आपको। तो फॉर्मूला भी याद रखें। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से कहीं भी गिरा तो आप डेल्टा ई को एच सी बाय लैम्डा करके वेवलेंथ निकाल लो। कुछ लोग रिडबर्ग फॉर्मूला को प्रेफर करते हैं। रिडबर्ग फॉर्मूला से डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 बाय लोअर एनर्जी का लेवल। जैसे 1 से 3 है तो 3 से 1 गिरा तो n1 इज 1 माइनस n2 का स्क्वायर। ये अपर अपर वाले का नंबर डाल दें, उसका क्वांटम नंबर डाल दें, आपको डायरेक्टली वेवलेंथ इमिटेड मिल जाएगी। ये r की वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁻⁷। n1 is lower energy level, n2 is higher energy level। तो बेसिकली ये रिडबर्ग का मॉडल है जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में तो रिवॉल्व करते हैं, बट ऐसे रैंडम नहीं रिवॉल्व करते, पर्टिकुलर पाथ में करते हैं जिसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करते, और इनमें उनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। एंड इनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, और उनके नंबर्स को बोलते हैं, एनर्जी लेवल के नंबर्स को, क्वांटम नंबर। और जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, कुछ एनर्जी गेन करेगा, जब हायर से लोअर आएगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा। जितना एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्विवेलेंट वो एक फोटोन एमिट करेगा। सो दो इक्वेशंस हैं, ये वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv इक्वल टू NH/2π। आर यहाँ पे डाल दें, आर यहाँ से निकाल के, सॉरी, आर यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दें, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज के बाद वाला याद रखें। वी यहाँ निकाल के यहाँ डाल देंगे तो रेडियस बन जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज डाल के ये आएगा। पेपर में पक्के आते हैं इसके क्वेश्चंस को याद रखें। फिर एनर्जी को डिराइव करें,
ये याद रखें, काइनेटिक एनर्जी टोटल के मॉड के बराबर होती है, पोटेंशियल डबल होती है। एंड व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसके पास एनर्जी -13.6 है, तो आपने अगर उसको +13.6 दे दी तो वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यानी वो बाहर निकल जाएगा। इसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर अगर आपने +13.6 दे दी एनर्जी, कितनी दे दी? +13.6, ठीक है। अगर इतनी एनर्जी ई को हटा दो, आपने 13.6 वोल्ट पोटेंशियल भी लगा दिया, तब भी वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। और ग्राउंड से फर्स्ट पे जाने को बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। यहां से यहां पे जो जाने को बोलेंगे एनर्जी डिफरेंस, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और इसके इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। ऐसे ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इन दोनों को माइनस कर लें, 13.6 और 1.51, दैट इज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, और जो पोटेंशियल होगा सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। रिडबर्ग फॉर्मूला याद रखें। एंड इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं बोहर की। बोहर मॉडल को हम हाइड्रोजन तक ही लगा सकते हैं, हीलियम लिथियम पे ही इसके आंसर गलत आने लग जाते हैं। एंड जो वेवलेंथ इसने हाइड्रोजन की भी दी थी, जब बाद में मेजर करी, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी। और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है, बिकॉज सब कुछ एक्सप्लेन होता है क्वांटम फिजिक्स से, वेव नेचर से। ये सिर्फ और सिर्फ हम उसको पार्टिकल मान के करते हैं, बट स्टिल क्लासिकल फिजिक्स में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो जो बोहर थे, उन्होंने एक बात बोल तो दी थी, जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज NH/2 पाई, बट इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसका जो रीजन दिया था वो डी ब्रॉगली ने दिया था। सो डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन फॉर बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द डिस्टेंस traveled by wave down the string and back, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जाएगा, घूमेगा, तो वो एक स्टैंडिंग वेव बनाता है। और वो स्टैंडिंग वेव तभी बनाएगा जब उसका पूरे का सरकमफ्रेंस है, पूरे का सरकमफ्रेंस है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यानी जो उसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 πr, वो क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। यानी यहाँ पे पूरी पूरी वेव्स बनेंगी, जैसे यहाँ पे एक दिखा रखी है, 2, 3 और 4, ठीक है। या 3 बनेंगी, या 4 बनेंगी, या 5 बनेंगी, या 6 बनेंगी। ऐसा नहीं होगा ढाई वेव बन, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। तो आपने उसने कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, उन्होंने कहा 2 πr n लैम्डा होगा। एंड लैम्डा क्या होता है? H/m। इसकी वैल्यू उन्होंने यहाँ पे रख दी, 2 πr = NH/mu। तो MUR लेफ्ट साइड पे ले आओ, 2 पाई राइट साइड पे ले आओ, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया NH/2 पाई। और इसका आपने यूज कहाँ करना है, पहले तो इसको याद रखो। अगर उसने सीधा कभी पूछ लिया, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी वेवलेंथ बताओ, तो बच्चों की टेंडेंसी होती है पहले वो वेलोसिटी निकालने बैठ जाते हैं, फिर लैम्डा इक्वल टू H/mu लगाते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आंसर सेम आता है। आप सीधा फॉर्मूला लगाना, 2 πr = n लैम्डा। जैसे सेकंड स्टेट की बात हो रही है, सेकंड ऑर्बिट में, तो R = 53 पिकोमीटर, n² / z। हाइड्रोजन के लिए z को 1 डाल लो, n को 2 डाल दो, ठीक है। तो 53 × 10⁻12 × 4 आ जाएगा रेडियस, वो r डाल दें और n को 2 डाल दें, सीधा वेवलेंथ निकाल लें। तो ये कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, बच्चा लंबा रास्ता अडॉप्ट कर लेता है, ये फिर आपको इसी से निकालना है, 2 πr = n लैम्डा, इससे जल्दी आ जाता है। तो ये चैप्टर था आपका एटम।